एक आईएएस जितना पढ़ा लिखा आदमी भी आज की डेट में देश चलाने की काबिलियत नहीं रखता और 60 बच्चों की क्लास में आगे 10 होशियार बच्चे बिठाकर उन्हें लेक्चर समझाकर और अपना काम खत्म कर लेते हैं। और ये सब ब्रिटिशर्स की देन है, जिनका मकसद भारत में एजुकेशन सिस्टम लाने का सिंपल और क्लियर था। और वहीं यूएसए में अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपका रटा हुआ आपके कुछ काम नहीं आने वाला। आपको पता है हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम क्या है, चलिए अब थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मुद्दा डिस्कस करने वाला हूं, जिसका शिकार भारत के हर बच्चे को होना पड़ा है और आज भी हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के एजुकेशनल सिस्टम की। जब भी भारत पे सवाल उठाए जाते हैं कि व्हाई इंडिया इज लैकिंग इन एजुकेशन, हमारे पास एक सीधा सिंपल रटा हुआ जवाब होता है कि हमारे पास बाहर के देशों जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, टीचर्स नहीं है। पर मेरा उन लोगों से एक सीधा सिंपल सवाल है कि जिन बच्चों के पास ये रिसोर्सेज, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो क्यों आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम ये कमी निकालते रहते हैं कि पॉलिटिक्स जैसे प्रोफेशन में जो पूरा देश चलाते हैं उसमें पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं उभर के आते, क्यों हमेशा हमें काम चलाऊ नेताओं में से ही अपना लीडर चुनना होता है। पर क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि क्यों इतना पढ़ लिखने के बाद भी आज की डेट में एक बच्चा लोगों के बीच अपनी समस्या भी नहीं बता पाता? दूसरों की समस्याओं का समाधान देना तो बहुत दूर की बात है। एक आईएएस जितना पढ़ा लिखा आदमी भी आज की डेट में देश चलाने की काबिलियत नहीं रखता। और वहीं लालू यादव जैसे अनपढ़ नेता 7 साल बिहार के चीफ मिनिस्टर रहते हैं और 5 साल रेलवे मिनिस्टर। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो एक्चुअल में हमारा है भी नहीं, हम पे तो थोपा गया है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे देश के यूथ और बच्चों को अंदर से खोखला बना दिया है। कैसे एक एजुकेशन सिस्टम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन चुका है जो एक रोबोटिक प्रोडक्ट बनाने में लगा पड़ा है। आपको पता है हमारे देश के टायर 1, टायर 2 सिटीज के स्कूल्स की एवरेज फीस 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक है, डिपेंडिंग अपॉन स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है। और ये फीस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लाखों में चली जाती है। पर पढ़ाई पे इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी क्यों हमारे देश में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है? क्यों लोगों को ऐसे प्रोफेशन में काम करना पड़ता है जिसमें उनका इंटरेस्ट है ही नहीं, जो उनकी कैपेबिलिटीज, उनके स्किल सेट से बहुत नीचे है? और खाली खामियां नहीं निकालेंगे, क्योंकि कमियां निकालने से समस्या हल नहीं होगी। समस्या हल होगी समाधान ढूंढकर उस पर काम करने से। और एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसे आप सरकार के भरोसे छोड़कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए बात करेंगे कि हम एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज स्कूल इस समस्या से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं दिल से चाहता हूं कि जो समस्या देश के बच्चों को रोजाना देखनी पड़ रही है वो लोग समझें और ऐसा होने से रोकें। ब्रिटिशर्स हमारे देश में 16वीं सेंचुरी में आ गए थे और उन्होंने जितने भी चेंजेस हमारे देश में किए वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए किए। फिर चाहे वो लॉज हो, पॉलिसीज हो, रेलवेज हो। इंडियन रेलवे पे तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और ऐसे ही चेंजेस में एक मेजर चेंज था एजुकेशन सिस्टम का, जो ब्रिटिशर्स 19वीं सेंचुरी में भारत लेकर आए। इस सिस्टम ने स्टडीज को 1st से लेकर 12th क्लास तक बांट दिया और हर क्लास में एक फिक्स सिलेबस रख दिया कि बच्चे यही पढ़ेंगे। 10th क्लास तक 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कर दिए गए: इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। और सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फिजिक्स। और एक स्कूल बना दिया गया जहां बच्चे रोज सुबह यूनिफॉर्म पहनकर बैग टांग कर आएंगे और उनके क्लास के हिसाब से उनका सब्जेक्ट टीचर उनको सिलेबस रटवाएगा। क्लास के 2 घंटे पहले टीचर खुद रिवाइज करते हैं कि आज उन्हें बच्चों को क्या रटवाना है। और 60 बच्चों की क्लास में आगे 10 होशियार बच्चे बिठाकर उन्हें लेक्चर समझाकर और अपना काम खत्म कर लेते हैं। फिर चाहे पीछे बच्चे बैठे बात कर रहे हो, कुछ बच्चे सो रहे हो, कुछ बच्चे चाहकर भी समझना चाह रहे हो, पर चीजें उनके सर के ऊपर से जा रही हैं। पर डिसिप्लिन पूरा है। मजाल है कोई बच्चा चू आवाज भी निकाल दे। सबकी टाई गले तक पैक होनी चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, शूज एकदम पॉलिश्ड होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स को चाहे कुछ समझ आए या ना आए, 60 के 60 बच्चों को एक जैसा टेस्ट पेपर दिया जाएगा। जिसके नंबर 80 से ऊपर आएंगे वो ब्रिलियंट, जिसके 60 से ऊपर आएंगे वो एवरेज, और 60 से नीचे वाले तो सब बेकार। और मजे की बात यह है कि जब आप भी अपने बच्चों के एग्जाम रिजल्ट्स देखेंगे और इन्हें स्कूल में और बच्चों से कंपेयर करते हैं तो आप खुद अपने बच्चों पर डाउट करने लगते हैं कि अगर इसके नंबर नहीं आए तो इसका क्या होगा। और यकीन मानिए यही वो पॉइंट है जहां बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं।
टीचर से कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीचर 60 के 60 बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व तो कर नहीं पाएगी और पेरेंट्स बच्चों पे पहले ही डाउट करके बैठे हैं। तो बच्चों को लगने लगता है कि हम में ही कोई कमी होगी, क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो पेरेंट्स को खुश करने के लिए मैं वही करता हूँ जो पेरेंट्स मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जो है रटो, नंबर लाओ, रटो, नंबर लाओ, रटो, नंबर लाओ, और साल भर यही करो। और फिर अगले साल नए सिलेबस के साथ फिर से रटो और नंबर लाओ, रटो और नंबर लाओ। हम स्टूडेंट्स को ये यकीन दिला देते हैं कि दुनिया रटो और नंबर लाओ से ही चलती है, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है कि हम उनको कुछ और सोचने और समझने लायक छोड़ते ही नहीं है। और थोड़ा बहुत बच्चा घर आकर कुछ क्रिएटिव सोचे भी तो हम वही सब्जेक्ट्स जिनसे वो पहले ही स्कूल में परेशान है, उन्हीं सब्जेक्ट्स का घर पे भी ट्यूशन लगवा देते हैं। और ये सब ब्रिटिशर्स की देन है, जिनका मकसद भारत में एजुकेशन सिस्टम लाने का सिंपल और क्लियर था। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वेल ट्रेन्ड एजुकेटेड लोग चाहिए थे, जिन्हें वो काम बताएं और वो उसको बखूबी पूरा करें, और वो अपने मकसद में 100% कामयाब रहे। हमारे स्कूल भी तो हमें वेल ट्रेन्ड ही बना रहे हैं, जिसमें सिखाया जाता है टू टेक द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम, और जो जितने अच्छे से ऑर्डर्स को फॉलो करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। हम हमेशा अपने देश की तारीफ करते हैं कि हमारे देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसकी सीधी सी वजह है कि हर देश को एक वेल ट्रेन्ड बंदे चाहिए जो उनका काम बखूबी कर सकें। और हमें तो बचपन से सिखाया ये जा रहा है कि रटो और नंबर लाओ, जिससे हम कोई भी चीज सीख कर उसे बखूबी पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यूएसए हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉप साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, और इस लिस्ट में इंडिया का नाम दूर दूर तक नहीं है। और यूएस का एजुकेशन सिस्टम रटो और नंबर लाओ से बिल्कुल विपरीत है। वहाँ एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड थ्रू आउट ईयरली असेसमेंट से बनाया जाता है। वहाँ ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाते जिनका जवाब आपको रटना पड़े। वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी आंसर में एक बड़ा सा फॉर्मूला या डेट्स याद करनी पड़ रही हैं, तो वह आप एक चीट शीट पर लिख सकते हैं जो एग्जाम्स में अलाउड होती है, ताकि हर बच्चे को इक्वली मौका मिले अपनी नॉलेज शो करने का, मार्क्स लाने का। इनफैक्ट बहुत से एग्जाम्स तो ओपन बुक होते हैं, जहां पूरे सिलेबस से हेल्प ले सकते हैं। अब आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि ऐसे एग्जाम से तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपका सोशल साइंस का एग्जाम है और आपको बहुत से लॉज, एक्ट्स और पॉलिसीज पढ़ाई गई हैं। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपसे सवाल पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन XYZ एक्ट। अब इसका जवाब देने के लिए एक इंडियन स्टूडेंट को वो एक्ट, उसके अंदर के लॉज, पॉलिसीज थ्रू आउट रटनी पड़ेंगी। और वहीं यूएस में आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि यूजिंग दिस XYZ एक्ट हाउ कैन यू सॉल्व दिस सिचुएशन, और हाउ XYZ एक्ट कैन बी हेल्पफुल इन सच सिचुएशंस। तो अब आपको अंतर समझ में आया। सिलेबस सेम है, पढ़ाई सेम है, पर तरीका बहुत अलग है। इंडिया में एक रात पहले भी स्टूडेंट्स रट कर एग्जाम देने चले जाते हैं और अगले दिन सब भूल जाते हैं। और वहीं यूएसए में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है तो आपका रटा हुआ आपके कुछ काम नहीं आने वाला। वहां पढ़ाई को प्रैक्टिकली समझाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को थ्रू आउट लेक्चर्स पे ध्यान देना पड़ता है। वहां मेमोराइज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, और इसीलिए वहां होमवर्क भी नहीं दिया जाता। उनका मानना है कि बच्चा स्कूल में पढ़ने आया है तो स्कूल की जिम्मेदारी है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, एंड दिस इज व्हाट मेक्स एजुकेशन मोर फन एंड इंटरेक्टिव। अगर मैं अपने यहाँ के कॉलेजेस की बात करूं तो हमारे यहाँ अटेंडेंस को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है। 75%, 85% से नीचे अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। और वहीं यूएसए में कॉलेजेस में लेक्चर अटेंड करना आपकी मर्जी होती है। अगर उस लेक्चर में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर हैं तो आप वो लेक्चर स्किप कर सकते हैं। एक बार सोचे तो सही, क्या करेंगे बच्चे को जबरदस्ती क्लास में बिठाकर, जब उसका क्लास में मन ही नहीं है, किसी को नींद आ रही है, कोई गेम खेल रहा है। ऐसे क्लास का क्या फायदा। बस यहाँ पर टीचर्स को अपना सिलेबस रटवाना होता है। अकबर कौन से साल में आया था, a² + b² = 2ab, cos अल्फा बीटा गामा किसके काम आया है। ये एक दो प्रोफेशन को छोड़कर आज तक किसी ने सुना है ये किसी के काम आते हुए, और वो एक दो प्रोफेशन भी आपको नहीं पता होंगे। इसके बाद कैसे तैसे लटक झटक के बच्चे 10th स्टैंडर्ड पार कर भी लेते हैं, तो पार करते ही स्ट्रीम सिलेक्शन की तलवार उनके सर पे मंडरा रही होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। जब आप अपने 10th स्टैंडर्ड में थे तब पीसीबी से डॉक्टर, पीसीएम से इंजीनियर, कॉमर्स से अकाउंटेंट्स या सीए, और आर्ट से तो कोई कुछ बनता ही नहीं है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रोफेशन पता था कि इन स्ट्रीम से आप कुछ अलग भी बन सकते हो? एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। और यही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने करियर का सबसे गलत डिसीजन लेते हैं, जो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। और ये डिसीजन केवल और केवल या तो पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर भेड़ चाल में लिया जाता है। स्टूडेंट्स को खुद एक्सप्लोर करने का टाइम ही कहाँ दिया जाता है, और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो हम पहली धज्जियां उड़ा के बैठे होते हैं। कई स्टूडेंट्स कुछ नया बनने की अपने पेरेंट्स से बात करते भी हैं, पर पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही उस प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि जो बच्चा उनका बनना चाहता है उसमें उसका कोई
फ्यूचर ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, और जिसकी वजह से बच्चा फिर से भेड़चाल में चल पड़ता है। हर साल 10 लाख बच्चे जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिसमें केवल 49,000 ही सीट्स होती हैं, और ये आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर है। हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जिसमें केवल 1000 के अराउंड सीट्स निकलती हैं। सोचिए कैसा लगता होगा कि जब बच्चा 5 से 10 साल एक एग्जाम क्लियर करने में निकाल देता है और उसका क्लियर नहीं होता, जस्ट बिकॉज उसने वो एग्जाम या तो अनजाने में चुन लिया या फिर उस पर थोपा गया। और अगर उसने मन चाहकर भी चुना तो कंपटीशन इतना है कि उसका नंबर ही नहीं आने देता। और वहीं फोटोग्राफी, मेकअप आर्टिस्ट, जर्नलिज्म, डिजाइनिंग, एनिमेशन, राइटिंग, स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे प्रोफेशंस की सीट्स खाली चली जाती है, जस्ट बिकॉज सही टाइम पे बच्चों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। और इन रीजंस की वजह से, इस अननेसेसरी प्रेशर की वजह से, एज पर रिपोर्ट्स 13,089 स्टूडेंट्स ने ईयर 2021 में सुसाइड करी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं वो उनकी भलाई के लिए ही लेते हैं। पर पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि वो हमेशा 100% सही नहीं होते। कभी कभी बच्चे भी उनसे ज्यादा समझदारी की बात कर देते हैं, और ये बात उनको समझनी होगी। अगर हर पेरेंट्स इतना समझदार होता तो सबके बच्चे आईएएस या ऑफिसर बन रहे होते। आपको पता है हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम क्या है? गुरुकुल में कभी एग्जाम्स नहीं होते थे। वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी जो बच्चों के बीच फर्क पैदा करे। गुरुकुल में बच्चों को सवाल पूछने की पूरी इजाजत थी, जिसे संवाद कहा जाता था। वहाँ लेक्चर की जगह उपदेश दिए जाते थे, जहाँ गुरु किसी भी एक टॉपिक पर एक फिक्स समय के लिए उपदेश देता था। गुरुकुल में कहानियों, एग्जाम्पल, डिस्कशन के द्वारा एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षित करता था। गुरुकुल में बच्चों को सोचने की आजादी थी, ताकि पढ़ाई हुई चीज बच्चे अपने मन में, अपने इमेजिनेशन में उसको क्रिएट कर सकें और वहां से एक सवाल निकाल के गुरु से पूछ सकें। वहां मेमोराइज करने के लिए रिदम, संगीत का इस्तेमाल किया जाता था, और कहानियां, ड्रामा, एक्टिंग के थ्रू बच्चों को समझाई जाती थी। जो पढ़ाया जाता था वो डेली एक्टिविटीज के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाया जाता था, और उसी बेसिस पे उन बच्चों को असिस्ट किया जाता था और उनकी कमियां निकालकर उन पे काम किया जाता था। गुरुकुल की स्टडीज मेथोडोलॉजीज पे मैं एक आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में पिंक कर रहा हूँ, उसको जरूर पढ़िएगा। अब ऐसा एजुकेशन सिस्टम छोड़ के हमने फास्ट फॉरवर्ड मेथड्स अपना लिए हैं, जिसमें हम बच्चे को बस अगली क्लास में धकेलने में लगे पड़े हैं। उसके विकास की तो कोई बात करता ही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ वो शायद आपके धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स के सेल्फ एस्टीम, उनके क्वेश्चनिंग पावर, उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम या स्कूल लेवल पे समाधान की बात करूँ तो 10th क्लास तक रटो और नंबर लाओ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म करना होगा। इसकी जगह कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लानी होगी। टॉपिक्स को प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, और एग्जाम को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे कंडक्ट करना चाहिए, जहां बच्चों से उम्मीद की जाए कि वो सोच के जवाब दें, ना कि रटकर। केवल जरूरी सब्जेक्ट्स रखे जाएं। जिन चीजों का बच्चों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उन्हें 5th स्टैंडर्ड से ही ऑप्शनल कर दिया जाए, और सबसे जरूरी 9th या 10th स्टैंडर्ड से ही बच्चों के लिए काउंसलर या ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाए। ओम्बड्समैन यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की हेल्प करे, उनकी वीकनेसेस पे काम करे, उनके सवालों का जवाब दे। हर स्टूडेंट्स के पॉजिटिव सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज को एग्जामिन किया जाए। वो खुद क्या बनना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसे समझा जाए, और उन्हें ऑप्शंस के साथ गाइड किया जाए कि उस फील्ड में, वेदर वो कोई सब्जेक्ट हो या कोई स्पोर्ट हो, उसमें उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि किस किस प्रोफेशन में वो जा सकते हैं और उसका रास्ता क्या है, ताकि वो आगे की डिसीजंस अकॉर्डिंगली लें। साइंस क्यों? ज़्यादा समझ नहीं आते और बहुत अजीब लगते हैं। अजीब लगते हैं, समझ नहीं आते। हाँ हाँ। अच्छा, किस तरह से, जरा बताओ। और यही नहीं, ये काउंसलिंग पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, ताकि उनको बताया जाए कि वो अपने बच्चों का ड्रीम्स फुलफिल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चे जो ऑक्यूपेशन चुनना चाहते हैं वो उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं और उसमें कितना स्कोप है, ये पेरेंट्स को भी समझ में आना चाहिए। इससे कम से कम स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन तो मिलेगी, उन्हें समझ तो आएगा कि वो जो कोर्स या सब्जेक्ट चुन रहे हैं वो उनकी कैसे मदद करेगा। नहीं तो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करने के बाद समझ में आता है कि उनको करना क्या है, और उसके लिए उनको एक अलग से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को अच्छे वैल्यूज देना, उन्हें संस्कार देना, सही और गलत के बीच में फर्क बताना आपका जॉब है, और आप ये जॉब उनको मार पीट कर फुलफिल नहीं कर सकते। एक जानवर भी डंडे के जोर पर उठना और बैठना सीख जाता है, पर उसको वेल ट्रेन्ड बोलते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। अगर आपको बच्चों को मारने की जरूरत पड़ भी रही है तो ये आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हैं। बच्चों से बात कीजिए, जहां वो फंस रहे हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी क्रिएटिविटी खत्म मत होने दीजिए, उन्हें सवाल पूछने लायक
बनाइए और उनके स्किल्स देखकर उन्हें उनके करियर के लिए ऑप्शंस बताइए और उसे अचीव करने में उनकी मदद कीजिए। देखिए, हम मैच में जीतेंगे या हारेंगे ये एक अलग विषय है, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर मैच में लड़ना, मेहनत करना ये तो हमारे हाथ में है ना। और एज अ सोसाइटी में कहना चाहूंगा कि कंपैरिजन करना बंद कीजिए। किसी की कमियों को उछालना सही नहीं है। मीडिया मूवीज में बेकार की न्यूज या बेकार के टॉपिक्स पे मूवी बनाने से ज्यादा देश के उन लोगों को दिखाया जाए जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में देश का नाम रोशन किया है। अलग अलग प्रोफेशंस में प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को पता चले और उनको भरोसा हो कि इन प्रोफेशंस में भी उनके बच्चों का करियर बन सकता है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा मकसद है। एज पर रिपोर्ट्स 33% ऑफ एजुकेटेड यूथ इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द लैक ऑफ फ्यूचर स्किल्स। और ये लैक ऑफ स्किल्स के रीजंस मैंने आप सबके सामने रखे हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और इस परसेंटेज को शून्य पे ला सकते हैं। कब तक हम ब्रिटिशर्स के थोपे गए एजुकेशन सिस्टम का खामियाना भरते रहेंगे? हम नया भारत हैं, हम देश बनाना भी जानते हैं और चलाना भी, तो क्यों अपने देश की बुनियाद ही हम कमजोर होने दें? और ऐसा नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमारे सिस्टम में बहुत स्ट्रांग है, पर सालों से अच्छाई का ये ढिंडोरा पीटना हमें बंद करना होगा और डिमांड करना होगा फॉर अ चेंज। और सवाल उठाने होंगे अपने एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एंड में जाते जाते अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में डिस्कस करी हुई बातों को ध्यान से समझिए। और अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट्स में बस मुझे टैग कर दीजिए, मैं खुद से आपको कांटेक्ट करूंगा। मैं कोई प्रोफेशनल काउंसलर तो नहीं हूं, पर जितना हो सकेगा उतना आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।